ये जो अब हो रहा है ना आज के दौर के अपर, ये मैंने 2007 में कर दिया था, तो इन सब का ब्रांड एम्बेसडर मैं हूँ। क्या मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अभिनेता? मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ, अगर कंटेंट होता तो ये बीप लगाने वाले मैटर नहीं चलाने पड़ते। पैसे कमाने वाले ही सिर्फ पैसे कमाते हैं, और पैसे कमाने वालों के जो खास दोस्त हो जाते हैं फिर वो पैसे कमाते हैं। ये तो कमरे में किया और किसी ने वीडियो बना के कर दिया ऑन नेशनल टेलीविजन। दैट कैरेक्टर यूज्ड टू अब्यूज कि मुझे इस विधा के और इस फील्ड के अलावा और कुछ आता नहीं, बिना गाली के बात नहीं होती। आज के कॉलेजेस के बाहर जाके आप थोड़ी ना लड़कों का मुंह बंद कर देंगे। डर उसी चीज से लगता है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। हेलो व्यूवर्स, our guest today is a talented Indian actor known for his comedy and acting skills. He has worked in popular TV shows like FIR, May I Come In Madam, and Bhabhi Ji Ghar Par Hain. With many years in the industry, he has made people laugh with his unique style. His fun and lively characters have won the hearts of audiences. तो बिना देरी किए लेट्स वेलकम संदीप आनंद जी। सर नमस्ते, कैसे हैं आप? ए जी, चाय पीजिए। ना जी, ऐसे नहीं पीऊंगा चाय। मेरी गोदी में बैठ के अपने हाथ से मुझे चाय पिलाओ। लोग देख रहे हैं। लोग बेबी, अभी खड़ी खड़ी तो बहुत हल्की दिख रही थी, बैठते बहुत भारी हो गई हो। क्या खा के बैठी हो? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? नमस्ते। बस बहुत बढ़िया सर। सबसे पहले तो मैं थैंक यू बोलूंगा कि आफ्टर ऑल हमारी मेहनत रंग लाई, आपका टाइम मिल पाया आपके अरे व्यस्त शेड्यूल में से। मैं बड़ा मतलब मैं माफी चाहता हूँ आपसे कि मैं दो चीजें हैं। एक तो मुझे लगता है ये जो पॉडकास्ट का दौर चल रहा हम्म। है ना, तो मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी जिंदगी में अभी फिलहाल इतना कुछ अर्जित कर लिया है कि मैं बहुत इस तरह से अपने कुछ बातें बोलूं जिससे किसी को कुछ फायदा हो जाए। तो अभी मैं अपना काम कर लूं फिलहाल जिस एज में हूँ, थोड़ा बायोडेटा बना लूं, और तो मैं मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर है। इसलिए मैं थोड़ा पीछे रहना पसंद करता हूँ, बट बीच में कुछ चीजें की वजह से मुझे आकर के बोलना पड़ा। हमने लोगों को बताया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कि आप आने वाले हैं, तो सबसे ज़्यादा जो क्रेजी मैंने देखा फैंस में वो यंगस्टर्स थे, जो टीनेजर्स हैं, और वो सारे के सारे आपके कॉमेडी के फैन हैं। और हमने अक्सर देखा है कि लोग कहते हैं कि कॉमेडी तो बड़ा इजी है, इट लुक्स इजी, लेकिन लोग कहते हैं कि ये है बहुत डिफिकल्ट। तो इस डिफिकल्ट जॉनर को सबसे पहले आप ही बताइए कि इजी कैसे बनाते हैं, क्योंकि लाइफ में तो एज एन इंडिविजुअल बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसको आप कैसे इजी बनाते हैं, जो लोगों के दिलों में, खासकर जो यंग इंडिया है उसके दिलों में आप घर बना करके बैठे हुए हैं, उसका राज क्या है? रिलेटेबल जितना, देखिए, राज कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन हाँ मैं ये कहना चाहूंगा जो हम बचपन से सुनते आए हैं, और आज वाले बच्चे भी सुन रहे हैं और कल वाले भी सुनेंगे, है ना, कि किताबी ज्ञान और रियल असल अनुभव में बहुत फर्क होता है। तो मेरी लाइफ कुछ ऐसी रही, जिंदगी के पड़ाव ऐसे रहे, ऐसी जर्नी रही कि बहुत सी चीजें उस दौरान आती गई और ऐसे सिलसिलेवार चीजें हुई। मतलब ये बस यूं होता चला गया। यही कहेंगे जो, क्योंकि सोचते तो, देखिए, हम मुझे लगता है कि हम लोग सोचते हैं सब, लेकिन जो हम्म। होना है वो होता है, वो आपके हाथ में नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाए, आप अपना काम तो करते रहेंगे ऑब्वियसली। तो जो मैंने सीखा है, जो मुझे आता है, वो मैं करता रहता हूँ। तो आप सर रियल लाइफ में कॉमेडी पसंद करते हैं? घर में, परिवार में, दोस्तों के साथ कॉमेडी करते हैं, या वैसे संजीदा इंसान हैं आप? नहीं, क्यों नहीं, क्यों संजीदा रह के क्या मिल जाएगा? हम्म। और संजीदा, मुझे संजीदा लोग पसंद नहीं है। और मतलब किस बात की संजीदगी? वैसे ही जिंदगी में आपने कहा कि इतने सारे हम्म। प्रॉब्लम्स हैं और ये सब हैं, और कॉमेडी को हम लोग सरल सरल हम लोग नहीं, वही रिलेटेबल जितना मैंने ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से जो चीजें चुनी है, तो वो रिलेटेबल हम्म। बनाती हैं हम्म। उन सारी चीजों को। तो हम्म। इसलिए वो लगता है कि आसान है, पर है नहीं। मतलब वो अनुभवों से जो गुजरना है वो आसान नहीं है। मतलब अच्छा। जैसे चैपलिन ने एक लाइन कही है इस बारे में कि लाइफ इज अ ट्रेजेडी इफ यू लुक एट इट लाइक फ्रॉम द फार, and see from the far it's a comedy, and if you look at it
फ्रॉम द क्लोजर इट्स अ ट्रेजेडी। सो वो चीजें हैं कि अनुभव ठीक है हुए, लेकिन वही चीजें, लोग हंसते हैं, कोई गिर जाता है लोग हंसते हैं। एक बात बताइए कि जब आप अपने रोल्स को देखते हैं, खास करके कॉमेडी, एज एन एक्टर, तो आपका तो विश ये होगा कि आप हर तरीके के रोल करें, लेकिन आपके ऊपर कहीं ना कहीं एक स्टैंप लग चुका है कॉमेडी रोल्स को लेकर के। तो आप जब अपने रोल्स को देखते हैं तो आप उसे कैसे कंसीडर करते हैं? देखिए, मैंने तो बहुत कोशिश की, जब कोई ऐसे, अब जब जब फर्स्ट पता चला, अनुभव नहीं था। थिएटर में तो कई तरह के रोल करे हैं, मतलब उर्दू में करे, कई भाषाओं में करे, सीरियस करे, अलग अलग किरदार करे, माइथोलॉजिकल करे। फिर यहाँ आने के बाद में पहला ही काम जो मिला, जो पहला शो था, वो एक्चुअल आउट एंड आउट कॉमेडी नहीं कहूंगा मैं, बट इट वॉज अ कॉमेडी शो। सुन यार चिलमार बिंदास पे एक शो था। तो उसके जो डायरेक्टर थे राजीव मेहरा सर थे, बहुत सीनियर हैं, ईगल फिल्म्स उनका है, उन्होंने ऑफिस ऑफिस, जबान संभाल के जैसे शोज बनाए हैं और फिल्में बनाई हैं, राम जाने, चमत्कार। तो उन्होंने मुझे शो के बाद कहा कि तुम अच्छा काम करते हो, और 200 एपिसोड उस शो के हमने किए थे। तो उन्होंने कहा कि थोड़ा मतलब देखना, वो तुमने कॉमेडी किया अच्छा, तो अभी तुम्हें कॉमेडी के लिए ही बुलाएंगे लोग, तो थोड़ा सुन। तो मैंने सोचा कि काम तो करना है, तो अब कॉमेडी के लिए बुलाएंगे तो ठीक है, काम तो मिल रहा है। तो उसमें मैंने ये कोशिश करी कि मैं कुछ पहले तो मैंने उस शो के बाद में एक साल फिल्म के लिए मेहनत करी कि चलो टीवी से बड़ा प्लेटफॉर्म, मैं उस नजरिए से देखता हूँ। तो बड़ा इन द सेंस ज्यादा लार्जर ऑडियंस तक पहुंचना मेरा एम है। अब मैं रील के माध्यम से भी पहुंच जाऊं अगर मेरे किसी शो के, तो मतलब एक्टिंग करते हुए कुछ फसाद करके रील बना के पॉपुलर होना नहीं, तो मतलब ज्यादा लोगों तक पहुंचना अपने काम के जरिए। तो उसके लिए पहले थिएटर था, थिएटर के बाद में टेलीविजन, टेलीविजन के बाद में मैंने सोचा कि मुझे और बड़ा मीडियम फिल्म होता है एक एक्टर का, तो मैंने एक फिल्म की भी उस टाइम पर, एडमिशंस ओपन नाम से एक फिल्म आई थी, लेकिन वो नहीं वर्क हुई अनफॉर्चुनेटली। और उसके बाद में फिर मुझे टीवी ही करना था, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की कॉमेडीज करता हूँ। फिर अगर कॉमेडी ही करना है तो उसमें ऑप्शंस तो होंगे, अगर ऑफर आएंगे तो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। तो जैसे कि FIR शो, तो खैर मैंने खुद अपने उसमें अलग अलग कैरेक्टर्स मुझे करने थे बिगिनिंग में, एक साल तक जो मेरा पहला था। तो वो एक वर्सटैलिटी का मेरा जो था इनर थिएटर का कोर, डिफरेंट कैरेक्टर्स को कर पाने का, वो उसमें अच्छे से निकल पाया। और फिर उसके बाद में मैंने एक माइथोलॉजिकल कॉमेडी की, बेताल और सिंहासन बत्तीसी, ताकि मुझे कॉमेडी में भी डिफरेंट डिफरेंट काम करने का मौका मिले। यही नहीं कि रिपीटेशन में एक स्लैपस्टिक कॉमेडी की तो वही हो रही है। तो शुरू के 2 शो आप कहें स्लैपस्टिक कॉमेडी थे, मे आई कम इन, बेताल और सिंहासन बत्तीसी एक माइथोलॉजिकल कॉमेडी था, मे आई कम इन मैडम थोड़ा सा एक सटल रियल लाइफ के जोन की कॉमेडी। इनफैक्ट भाभी जी भी एक रूरल वर्ल्ड की सटल लाइफ की ह्यूमर है। तो ऐसे शोज तो मैंने डिफरेंट डिफरेंट, मुझे, और मैं ब्लेस्ड भी बोलूंगा, लकी भी बोलूंगा कि मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिली काम करने को, तो मैं करता रहा लगातार। आपको अगर कहा जाए तो हेल्दी कॉमेडी के ब्रांड एम्बेसडर भी आपको कहा जाना चाहिए, खास करके इस दौर में। आपने न्यूज़ देखा होगा, अखबार पढ़ा होगा कि कॉमेडी के नाम पर क्या क्या हो रहा है। कई लोगों को एक्चुअली एक्चुअली जी। सॉरी, मैं आपको कट करूंगा, पर मैं बोलूंगा कि ये जो अब हो रहा है ना आज के दौर की, आप ये मैंने 2007 में कर दिया था, तो इन सब का ब्रांड एम्बेसडर मैं हूँ एक तरह से। मेरा जो पहला शो था सुन यार चिलमार, वो एक नेशनल चैनल पे टेलीकास्ट होता था, और जो मेरा कैरेक्टर था उसमें, मेरे ख्याल से उसके पहले कोई एक आध फिक्शनल कैरेक्टर टेलीविजन में रैपर का दिखा होगा इंडियन ऑडियंस को, बट वो अपने आप में, क्योंकि 200 एपिसोड किसी शो के बनना कोई फ्लॉप शो के नहीं बनते। तो और आज भी उसके कमेंट्स मुझे लोग करते हैं। और रैपर, और उसके बाद में वो ऑन नेशनल टेलीविजन, दैट कैरेक्टर यूज्ड टू अब्यूज, he used to say BC, that word. So but it used to beep in the show, but it got telecasted on the national television. So I did that in 2007. So ये सब, तो फिर मैंने चुना, मतलब वो तो मेरी beggars can't be choosers, that was my first show and that was a very very good show. It was India's friend, अगर ऐसा बोला जाए तो गलत नहीं होगा, जिस लेवल की उसकी फैन फॉलोइंग थी, या लोगों ने जिस तरह से उसको एंजॉय किया, 5 दोस्तों की एक कहानी, बाकी के किरदारों को भी लोगों ने बहुत पसंद किया था उसमें। तो
लेकिन वो रियल लाइफ के कैरेक्टर्स थे। तो आज की अपने अपने ही सवाल में आपने आज जोड़ा, तो रियल लाइफ मतलब आपने आज की बात की, तो वो भी आज है, आज का हम उससे मुंह तो नहीं फेर सकते, वो सच्चाई है। आज के कॉलेजेस के बाहर जाके आप थोड़ी ना लड़कों का मुंह बंद कर देंगे कि मत बातें करो ऐसे गाली बक करके, वो तो करते हैं। ये तो कमरे में किया और किसी ने वीडियो बना के कर दिया, आप उनको कैसे रोकेंगे? तो मानसिकता बदलना वो टास्क हो सकता है, ये इस तरह के एक्शन लेकर के। तो आपको तो पता है कोर में क्या चल रहा है, तो ये ऊपर से आप बंद करके क्या करोगे? देखिए मैडम, मैं बहुत ही प्रतिष्ठा, अनुशासन और परंपरा वाली लड़की हूँ, मुझे कोई छेड़ता क्यों नहीं? अरे तो हम छेड़ देते हैं। और ये हमारी कार है, ये हम है, ये हमारी पार्टी हो रही है। जुआ करके पर जब आप स्कूल डेज में होंगे, कॉलेज डेज में होंगे, तब भी ये चीज होती थी? बिल्कुल होती थी। होती थी। अरे सर, मैं उज्जैन से हूँ, मालवा से, बिना गाली के बात नहीं होती। जैसे पंजाबी लोगों का एक गाली गाली नहीं मानी जाती, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस किरदार में भी वो जो था सुनिया चिलमार का, मेरा चैलेंज ही ये था कि वो गाली बकता है बच्चा, लेकिन वो गाली गाली नहीं लगनी चाहिए कभी भी, वो उसका एक पैटर्न है बोलने का। तो कैरेक्टर्स होते हैं, तो अभी तो हम अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं ना सिनेमा समाज का रिफ्लेक्शन। तो कहाँ से आ रही है चीजें? तो वही तो हो रही, तो घर में हो रही। सबसे पहले अपने घर के अंदर बंद करें, जो अब्यूजेस होते हैं घरों में वो बंद हो, वहां से शुरुआत है। तो ठीक है, मैं भी इसके पक्षधर नहीं हूं, मैं नहीं कहूंगा कि आप इस तरह से, और उन्होंने मेरे ख्याल से किया भी नहीं, वो पेड शो था उनका जिसमें टिकट लेकर के आपको जाना है आपकी मर्जी से। बिल्कुल। आपकी ना मर्जी, आप ना जाए, आप ऐसी चीजें। तो जो लोग कुछ नहीं पसंद करते थे वो टिकट लेके चले गए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आपके ही फ्रेटर्निटी के कई लोग कहते हैं, जो नोटेबल राइटर्स हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, वो कहते हैं कि अगर कंटेंट होता तो ये बीप लगाने वाले मैटर नहीं चलाने पड़ते, कंटेंट की कमी है। और दूसरी बात, आपने कहा कि समाज का मिरर है, रिफ्लेक्शन है, तो हर चीज को रिफ्लेक्ट किया जाए ये जरूरी तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ इस बात से। हर चीज को रिफ्लेक्ट किया जाए ये भी जरूरी नहीं, एक पर्दादारी भी होती है, एक कुछ चीजें होती हैं जो बिल्कुल खुल करके वैसे नहीं आनी चाहिए। इसके लिए सिनेमा में कैटेगरीज है जो सेंसर बोर्ड तय करता है, उन सबको देख करके। यूट्यूब पर ऐसा कुछ नहीं है, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट उसके लिए भी काम कर रही है, शायद इस पर भी इस तरह के आ जाएंगे जिससे कि इन पे भी क्योंकि मैं खुद डरा था। मैंने अपने आप मेरा एक पॉडकास्ट देखेंगे तो मुझसे एक सवाल किया गया था उसमें कि आपको क्या मतलब फ्यूचर में आपको क्या लगता है? मुझे लगता है, मैंने बोला था उसमें कि मुझे एआई से बहुत डर लगता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के नुकसान भी होते हैं, फायदे भी होते हैं, बट नुकसान आपको पता नहीं होते, और डर उसी चीज से लगता है जिसके बारे में आपको पता नहीं होता। तो वही बात थी। तो अब आ रही है धीरे धीरे, एआई तो खुल रहा है कि क्या क्या सक्षमताएं है इसकी। हाँ, एआई के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि एआई बहुत कुछ रिप्लेस कर सकता है, लेकिन आपके टैलेंट को, आपके हुनर को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, ये तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, चाहे आप कितना भी डेवलप कर लें। नहीं, तो फिर मशीनें ही हैं अंततः, तो मशीनों को चलाएगा तो इंसान ही ना, खुद तो नहीं चलेंगी, तो वो तो रहेगा ही। आपका जो एक पॉपुलर सीरियल था है भाभी जी घर पर हैं, तो उसके ऊपर अब एक फिल्म बन रही है, तो आप उस फिल्म के हिस्सा हैं? मतलब मुझे इतना, मतलब मुझे क्योंकि जो प्रोड्यूसर हैं शो की उनसे मेरी बात होती रहती है, तो मुझे ये बात पता चली थी, और अब तो न्यूज में भी है, सभी को पता है। जब उन्होंने बनाने का निर्णय लिया था तब उन्होंने मुझे बताया था कि फिल्म बना रहे हैं, तो मैंने उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था बस। तो आप मतलब उस फिल्म के हिस्सा नहीं है? तो मतलब अगर वो बन गई है तो नहीं ही हूँ। बहुत ट्रिकी आंसर आपने दिया। अभी तो जैसे हमें पता है कि वो लास्ट स्टेज में है शूटिंग के, अच्छा, और बाकी तो नहीं, एग्जैक्ट। तो उसकी शूटिंग को लेकर के फिल्म का मुझसे तो किसी तरह का कोई संपर्क नहीं हुआ, तो मैं नहीं होऊंगा उस कहानी में जो फिल्म के उसमें उन्होंने बनाई होगी। तो वो तो राइटर डायरेक्टर्स का निर्णय है, उसमें कोई क्या करेगा। तो वो जो कहानी में अगर वो किरदार ही, मैं कोई मुख्य किरदार थोड़ी ना हूँ उस शो का, तो उसमें
रोहिताश भाई हैं, आसिफ भाई हैं और बाकी सारे लोग हैं, तो वो उसके मुख्य किरदार है, क्योंकि उनका शो है, उनके ऊपर पर फील तो होता होगा कि आप उस एक मैंने हिस्टोरिकल 2 एपिसोड्स किए हैं भाभी जी घर पे के, लेकिन अब इतना पसंद प्यार किया है लोगों ने मुझे, लोगों ने किया। तो वो है, लेकिन मुझे उसके लिए नहीं बुलाया गया उसके बाद। और दूसरा ये भी था कि मैं मेरा जो जिस वक्त ये चीजें हो रही थी, मैं कुछ अपने लाइफ के फेजेस में था, तो भी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। और फिर वो कहानी होती है, फिर वो एक मेरी वजह, एक आदमी की वजह से नहीं, तो इसमें 150-200 लोग काम करते हैं, एक शो बनता है, तो एक की वजह से तो चीजें नहीं बदल सकती। तो वो चल रहा है, तो अब मुझे अगर बुलाया जाएगा तो बात की जाएगी, मुझे तो नहीं उसके लिए फिलहाल दूसरे काम है। आपकी वैसे हॉबी क्या है अदर देन एक्टिंग? मैं म्यूजिक सुनना पसंद करता हूँ, ट्रैवलिंग मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, और फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, और स्पोर्ट्स का भी मुझे शौक है, तो मैं कुछ मतलब स्पोर्ट्स में भी मतलब खेलना पसंद करता हूँ, क्रिकेट फुटबॉल वगैरह मेरे। ये बात मैंने इसलिए पूछा, दो कारण है। जी। जो फैंस होते हैं, कॉमन मैन होते हैं, जो हमारी तरह के कॉमन मैन हैं, उन लोगों की एक आदत होती है कि फिल्म इंडस्ट्री से जो जुड़े लोग हैं, खासकर जो स्क्रीन पर आते हैं, उनकी हर छोटी छोटी बातों का डिटेल जानना, गॉसिप भी करते हैं। और दूसरी बात कि अक्सर हमने देखा है कि जो एक्टर्स होते हैं, वो उनकी हॉबी होती है मिमिक्री भी करना। दूसरे जो आर्टिस्ट्स होते हैं, आप बुक से जुड़े हुए हैं, बुक्स पढ़ना आपको अच्छा लगता है, स्क्रिप्ट राइटर भी बन जाते हैं, तो ऐसा कोई इरादा है आपका कमिंग डेज में? नहीं, मैंने किया बीच में, जब 2017 में जब मे आई कम इन मैडम शो का पहला सीजन मैंने खत्म किया था, उसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म्स बनाई। एक 2019 में मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई, मेथड एक्टिंग का भूत। तो उससे मुझे, उसके पहले तक मैं कहूंगा मैं सिर्फ एज अभिनेता ही, थिएटर का मुझे बैक स्टेज पता था, क्योंकि थिएटर में जब हम जुड़ते हैं तो फिर पूरा सारा काम करते हैं। यहाँ पर एक्टिंग से के बाद आपको घर भेज दिया जाता है, आपको पता नहीं होता कि कैमरा कहाँ जा रहा है और कैमरा चलाने वाला कहाँ जा रहा है। लेकिन जब मैंने खुद शॉर्ट फिल्म्स बनाई, तो मुझे एक एक चीज के बारे में पता लगा, क्योंकि एक फीचर फिल्म बनाना और एक शॉर्ट फिल्म प्रॉपर तरीके से, मतलब फिल्म की तरह वाली शॉर्ट फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, जो फिल्म कैमरा पे शूट होके, जिसका पूरा प्रोसेस एक फीचर फिल्म की तरह ही होता है, बस उसका ड्यूरेशन 2 घंटे 3 घंटे, इसका 20 मिनट मैक्स। तो मुझे पूरी बैक स्टेज की प्रोसेस का नॉलेज, और मैंने सीखा भी। मैं जिस जिस प्रोसेस में था उस फिल्म के ड्यूरिंग, उसको बनाते वक्त, जैसे कि जब मैं सबसे पहले तो राइटिंग प्रोसेस में, जो मेरे दोस्त हैं मुकुल श्रीवास्तव ने लिखी है वो फिल्म, बहुत अच्छे राइटर हैं। अभी नाम नमक निशान एक अमेजोन पे शो की कहानी उन्होंने लिखी है, और भी कई उन्होंने लिखे हैं प्रोजेक्ट। तो वो, और हम जब ब्रेनस्टॉर्मिंग करते थे उस आइडिया के ऊपर, तो काफी कुछ राइटिंग के बारे में मैं सीख रहा था, तब तक मैंने प्रोफेशनली कुछ नहीं लिखा था। और उसके बाद में फिर डायरेक्शन के बारे में बात जब आई, तब मैं कई डायरेक्टर्स को देखा भी था काम करते हुए, जिनके साथ काम किया था, और फिर कईयों के बारे में पढ़ा। जो इंटरनेट के फायदे हैं कि हम आजकल जान सकते हैं आसानी से चीजें। तो उसके बाद में फिर जब शूटिंग हुई, ऐसे जो भी प्रोसेस होती है, एडिटिंग से लेकर के साउंड, एक एक छोटी छोटी, तो पूरी एक लर्निंग हो गई। तो आगे अगर आपका ये सवाल है कि प्रोफेशनली मैं करूंगा, तो मैं सच बोलना चाहूंगा कि मैं सच में सिर्फ एक्टिंग करना चाहता हूँ। मैं सच में सिर्फ एक्टिंग करना चाहता हूँ, ये सच है। अब ये तो बाकी चीजें इसलिए हैं क्योंकि मुझे इस विधा के और इस फील्ड के अलावा और कुछ आता नहीं है, और मेरा मन भी नहीं लगता। तो अगर मुझे बाय द टाइम कोई अच्छे रोल्स नहीं है, या मजबूरन काम करने का मेरा कोई मन नहीं है अब, इतने साल काम करने के बाद में, तो वैसे ही कम काम करना, थोड़ा अच्छे अच्छे, मतलब चूजी होके काम करना, ये मुझे पसंद है। तो यही प्रोसेस है। तो कभी नहीं मिल रहा है अगर एक्टिंग का काम, या वैसे रोल ही नहीं आ रहे हैं कि कुछ, तो इस वजह से मैंने ये सब किया ड्यूरिंग मेथड एक्टिंग का भूत 2019 में। फिर एक मैंने निशान नाम से फिल्म बनाई, शॉर्ट फिल्म 2021 में, उसको भी काफी अवार्ड्स मिले, पहली को भी मिले। तो वो मैंने राइटिंग भी की, तो SWA जो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन का मैं मेंबर भी बना उस दौरान। तो प्रोफेशनल राइटिंग में मैंने अब तक वो शॉर्ट फिल्म लिखी, और उसको NFDC का एक फेस्टिवल अभी 2023 में बेस्ट स्टोरी के लिए अवार्ड भी मिला है मुझे, असम गवर्नमेंट से।
एक बात आपसे पूछनी है, एक ये इस बात में कितनी सच्चाई है आप बताइएगा। वैसे तो कोरोना के दौर में हमें बहुत अगली एस्पेक्ट भी देखने को मिला, जो फिल्म पर्सनालिटीज हैं उनके पर्सनल जो उनकी जो सफरिंग्स थे उसको हमें देखने को मिला। एक आम राय है कि जो फिल्म वाले हैं, खास करके जो एक्टर्स लोग होते हैं, वो पैसे बनाते नहीं हैं, पैसे छापते हैं। बहुत पैसा होता है उनके पास, हम्म। लाखों करोड़ों। मतलब कि एक घड़ी भी पहनेंगे तो लाखों की पहनेंगे, चश्मा भी लाखों का होगा। तो इसमें कितनी सच्चाई है आप बताइए। देखिए, जब मैं सच बताऊं, जब मैं टीवी कर रहा था तो मेरे दिमाग में एक बात आई। पैसे तो मेरे पास थे काफी, और मुझे लगता था कि मैं इतने पैसे का, क्योंकि आया मैं मिडिल क्लास या उससे भी नीचे बहुत बहुत गरीब परिवार से शुरू से बताऊं तो पैसे निकला। तो मैं कहा यार, इतनी महंगी महंगी चीजें पहननी तो पड़ेगी, पार्ट ऑफ जॉब है। क्योंकि मेरा पहला जब ऑडिशन, जब मैं पहले भटक रहा था तो मुझे भगा देते थे, लेते ही नहीं थे अंदर। मेरे रहन सहन ही ऐसा था, उज्जैन का लड़का, मतलब कोई रहन सहन ही नहीं था। कपड़े भी अजीब से पुराने पैटर्न के, ऐसे टेलर के सिले हुए कपड़े, ये सब। तो एक मुझे काम मिल गया था खुशकिस्मती से, उसमें से मुझे 2,500 रुपये मिले थे। तो मैं सबसे पहले जाके थोड़े ब्रांडेड और ढंग के कपड़े खरीदे थे। तो मुझे बहुत तवज्जो मिली फिर अगली बार ऑडिशंस और इस सब में। एंड एक आपका होता है ना इम्प्रेशन, फर्स्ट इम्प्रेशन, तो अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम कर लेना। तो मुझे फिर ये टेलीविजन करते हुए, अब तो मैं खरीद सकता हूँ, इतने पैसे हैं, लेकिन फिर मैंने कहा कि यार किसको बताऊंगा कि यार ये देख, ऐसे दिखा दिया है कि यार ये असली है। ऐसे कोई बोलता तो है नहीं, चाहे जिसने पहनी भी हो। वो थोड़ी ना लोगों को ऐसे बोलता, देख मैंने रोलेक्स पहनी है, जो पहनने वाले होते। तो फर्स्ट कॉपीज वगैरह मिलती है बहुत सारी। तो मैंने कहा जो देख रहे पिक्चर्स में, टीवी में, तो मैंने पहने अपने उसमें। क्यों, लोगों को तो वही लगता है कि इतने, जैसे आपने जो सवाल किया कि बहुत पैसे कमा, तो ऐसा नहीं होता है। पैसे कमाने वाले ही सिर्फ पैसे कमाते हैं, और पैसे कमाने वालों के जो खास दोस्त हो जाते हैं फिर वो पैसे कमाते हैं। और फिर या तो फिर एक दूसरा होता है कि या तो आपकी किस्मत है, अगर आप लगातार मेहनत करते रहो तो कामयाबी आपको मिलेगी, अमरीश पुरी साहब की तरह 40 में, नहीं तो इरफान साहब की तरह 45-40 में जाके उस लेवल का फेम या चीजें। तो इट डिपेंड्स। तो जो जिनके पास जेन्युइन है, जैसे बहुत बड़े स्टार्स की बात करेंगे, तो वो ऑब्वियसली पहनते भी हैं यार। ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ही सभी नकली पहन के घूम रहे हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आई हैड सीन इन द इंडस्ट्री आर वेयरिंग फेक और द कॉपीज, बिकॉज नोबडी चेक देम। कि ऐसे वो बड़ा सामाजिक तौर पे बड़ा बुरा हो जाएगा ना, अगर किसी का आपने घड़ी निकलवा के और प्रूव कर दी इसने फेक पहनी हुई है वाकई वो इजी भी नहीं है। इजी भी नहीं है। सही है। अच्छा, आप अपने आप को कैसे एंटरटेन नहीं, करते हैं? कुछ चीजें मैं असली भी पहनता हूँ, मैं भी थोड़े बहुत ब्रांड का शौकीन तो रखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो पता चला कल को मैं कुछ भी पहना तो लोगों को लगे तो नकली पहन के घूम रहा ये अच्छा कि आपने बता दिया। है। इसलिए मैंने डिस्क्लेमर चला दिया यहाँ पर। अच्छा, आपको देख करके तो लोग एंटरटेन होते हैं, फ्री टाइम में आपको देखते हैं अलग अलग रोल्स में। आप अपने आप को एंटरटेन कैसे करते हैं? गेम्स खेलता हूँ। हम्म। अभी मैं थोड़ा सा और नए गेम्स, ग्राफिक गेम्स एक्सप्लोर कर रहा हूँ जो मैंने नहीं किए थे। उसमें काफी आपको स्टोरी वाइज भी चीजें सीखने को मिलती है, नए जमाने की चीजें। मुझे बच्चन साहब से ये इस बात की बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि हमेशा मैंने देखा है, जब से मुझे तो 15-16 साल हो गए यहाँ पर काम करते हुए अब, और वो तो महानायक कब से हैं। तो मैंने उनको ही देखा सबसे पहले, जब ये 2008-9 में जब फेसबुक, ट्विटर और सारी चीजें जब शुरू हो रही थी, और ये सब इंटरनेट वगैरह प्रॉपर तरीके से, सबसे पहले हर प्लेटफॉर्म पे वो सबसे बड़े सेलिब्रिटी होने के बावजूद अवेलेबल थे। तो मैंने कहा इसको कहते हैं समय के साथ चलना, इतना अपडेटेड रहना, लोगों से जुड़ के रहना। तो टेक्नोलॉजीज के, हर टेक्नोलॉजी का, और ये भी होता है कि जो जिस स्तर पर इंसान होता है उसके पास उस तरह की इंफॉर्मेशन होती है, तो उसके सहारे भी फिर वो और क्लाइम करता है सक्सेस। आपने बच्चन जी का नाम लिया और इंफॉर्मेशन भी आपने वर्ड यूज किया। ऐसे बहुत सारे पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, उनमें से एक ये भी बताना चाहूँगा ऑन बिहाफ ऑफ फैंस कि उन्होंने ऐसे बहुत सारे एड्स भी किए हैं। जब हम उनको देखते हैं तो हम कहते हैं कि क्या ये अपने घर के बच्चों को ये बोलेंगे कि आप इसको कंज्यूम करो।
तो आप उनसे इंस्पायर्ड हैं, तो क्या फ्यूचर में इस तरीके के एड्स भी आप करेंगे? मैं सच कहूँ Misleading आपको, ads, मैं ये misleading। आपने बहुत अच्छा सवाल किया सर, और मेरी राय पता नहीं धुंधली हो रही है इस बारे में अभी अभी कुछ चीजों की वजह से। मैं बताना चाहूंगा क्यों। मैं बड़ा ही, मेरे पास मेरे अपने मैसेजेस हैं, और मेरे जो भी जिन लोगों ने मुझे मैनेज किया, मैनेजर्स, वो जानते हैं, क्योंकि मेरे स्ट्रिक्टली लाइंस हमेशा रही हैं। बड़े भले मेरा कितना मुफलिसी का दौर चल रहा हो, मेरे पास पैसे ना हो खाने के, स्ट्रगल करने के, जो भी हालात हो, मुझे अच्छे खासे पैसे ऑफर हुए हैं इन चीजों के विज्ञापन करने के, जो मतलब अभी तो बेटिंग एप्स और ये सारी चीजें जो हैं, या लेकिन सर मैंने नहीं किए अभी तक, तो नहीं किए। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अभी कुछ दिन पहले मैं इस बारे में विचार कर रहा था, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे दिग्गज लोगों को भी देखा है अभी हाल ही में इन विज्ञापनों में, जिनको आप, अभी मैं क्या ही बोलूं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप देख लीजिए, आपने देखे हैं जो मतलब बड़े लेवल पे काफी, तो और बहुत रिस्पेक्टफुल लेवल पे हैं। तो मैंने कहा इन्हें क्या जरूरत पड़ी। पर कई बार कई चीजें होती हैं, डिसीजंस आपको नहीं पता होते हैं, या फिर आप धारणा बना लेते हो, कुछ भी आप वो पर्सनल एक डिसीजन, जब तक अगले इंसान से डायरेक्टली ये सवाल ना किया जाए कि आपके करने की क्या वजह रही, तो मैं कैसे निर्णय ले लूं कि इसने ये चीज की तो ये आदमी खराब है। कई बार परिस्थितियां भी होती हैं, कई बार होती कोई वजह होती है, वजह पता ना होते हुए अपना जजमेंट करने वाला इंसान मैं नहीं हूं सर, क्योंकि मैं खुद भुगत भोगी हूँ इस चीज का कि मुझे बहुत लोगों ने जज किया है बिना चीजें जाने अपनी लाइफ में। तो मैं किसी को जज नहीं करता, बट मैं खुद अभी तक तो नहीं किए, लेकिन मैंने एक बात ये सोची कि मैं एज अभिनेता, कलाकार इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, मेरे अच्छा टाइम भी आता है, मेरा बुरा टाइम भी आता है। तो जब मेरा अच्छा टाइम आता है तो भी मैं लोगों के लिए तो कर ही रहा हूँ, मतलब एक तरह से मेरा काम ही मैंने ऐसा चुना है जिसमें कहीं ना कहीं लोगों के लिए करने के लिए भी कुछ है, साथ भी साथ मैं भी थोड़ा कमा लेता हूँ। तो मतलब करने के लिए, मतलब देने के लिए, एंटरटेनमेंट जो है। तो तो मैं मुझे लगता है फिर जब मेरा बुरा टाइम होता है तब तो कोई मेरे घर पे नहीं आता है पूछने, या मुझे बताने, या दे मतलब मेरी हेल्प करने, या मेरे लिए। तो क्या मुझे इतना सोचना चाहिए? क्या मेरी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अभिनेता? मैं कोई पॉलिटिशियन तो नहीं हूँ। तो अब मैं तो फिल्में भी करता हूँ जिसमें पहले डिस्क्लेमर आता है, या मैं जो शोज भी करता हूँ उसमें डिस्क्लेमर आता है कि ये एक काल्पनिक कहानी, काल्पनिक किरदार है। तो आप उसमें कहीं मेरी सारी बातें थोड़ी ना मान लेते हैं, बिल्कुल। या उसमें अगर मैं विलेन का किरदार कर रहा हूँ तो मैं विलेन ही थोड़ी ना हो गया। सही बात। तो अब तो मेरा ये पेशा है, मेरा चेहरा फेमस हो जाता है, मेरे चेहरे को देख करके आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट अगर लोग खरीद रहे हैं, तो अब आपका ब्रांड किस चीज का, ये वाली जो है कि मैं ये चीज करने के, तो फिर कोर, ये सवाल कोर जगह पे होना चाहिए कि ये एग्जिस्टेंस में ही क्यों है ये चीजें। मैंने एक दो लाइन लिखी थी, जो लोग पीते हैं वो बदनाम क्यों है, जो लोग पीते हैं वो बदनाम क्यों है, वो चीज अगर खराब है तो फिर सरेआम क्यों है। बहुत खूब। वो सरेआम क्यों है, वाकई बहुत अच्छी बात कही आपने। तो ये ऐसे ही लिखा था। तो एक बात आपसे, सर हमारी नहीं है ना इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, या तो अगर मैं उस लेवल का अभिनेता हूँ, ये सवाल आप अगर उन दिग्गजों से कर रहे होते हैं जो जिनके कहने से या जिनके हिसाब से चीजें हो जाती है, हमारा तो वो स्तर ही नहीं है अभी कि हम ऐसा कुछ कह पाए। तो वो जहां पे उन पे ये लाजिम होता है, उनसे ये सवाल। देखिए, ये तो पहली बात तो मैं कहूँगा ये आपका बड़प्पन है, ग्रेटनेस है कि आप कह रहे हैं कि हमारा कोई स्तर नहीं है। और दूसरी बात, क्योंकि आपको आज की डेट में आप एक नोटेबल पर्सनैलिटी हैं, हर घर में लोग आपको जानते हैं। और दूसरी बात कि जिनको आप दिग्गज कह रहे हैं, तो एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जैसे ही हम दिग्गज होते हैं और जिनसे होते हैं, जिनके कारण होते हैं, उनसे दूर हो जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये है। तो इसका आंसर आप समझ रहे होंगे। खैर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जैसे कि बताया कि आप बहुत नीचे से आए, ग्रास रूट से आए, तो वैसी परिस्थिति में आमतौर पर लोग चाहते हैं या सोचते हैं
कि हम किसी एस्टैब्लिश्ड करियर की तरफ जाएं। कुछ सेट एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक्टिंग भी अच्छा है, नो डाउट, और आपने प्रूव भी किया, आप आज की डेट में ब्रांड भी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं खुद एक्टर्स ही कहते हैं कि ये वेल एस्टैब्लिश्ड नहीं कह सकते। कई बार खाली बैठे हैं, कई बार लगातार काम करे जा रहे हैं। तो आप एक्टिंग में क्यों आए? आपने कुछ और दूसरा नहीं सोचा? मैंने एक जॉब की थी बैंक में, 2005 की बात है शायद, 5 या 6। ICICIdirect.com लॉन्च हुआ था तब। अब कौन सा ईयर था, 5 या 6 एग्जैक्ट आ मुझे इतना याद है। तो वो जॉब 6 महीने करने के बाद में मेरे को बिल्कुल मजा नहीं आया। वो सारे पैसे से मैंने प्ले प्रोड्यूस करके एक इडिपस नाम का नाटक है, वो उज्जैन में स्टेज भी कर दिया था। उसके पोस्टर भी चिपवाए थे, उसके लोकल टीवी चैनल पे ऐड भी चलवा दिए थे। वो पहली बार हुआ था शहर में। कभी किसी में थिएटर के नाटक के ऐड कौन चलाता है न्यूज पे, ये सब कर लिया। तो उस पैसे से तो घर पे भी फिर परेशानी थी, कोई इतनी फैमिली वैसी तो थी नहीं। तो फिर कि करता हूँ कुछ करके थिएटर लगातार कर रहा था और प्रोफेशनली भी करता था, पैसे भी मिलते थे थोड़े बहुत थिएटर से, तो जेब खर्च निकल जाता था। फिर इधर उधर और भी काम कर लेता था कुछ कुछ। तो फिर दिल्ली जाने का मन बना लिया था कि NSD जाएंगे, लेकिन 2 बार गया, अटेम्प्ट किया, नहीं हुआ सिलेक्शन। लेकिन बाकी सारे जो टीचर्स वहाँ के थे पढ़ाने वाले, उन सभी के साथ मैंने काम किया है। इनफैक्ट जो टीचर्स बहुत सीनियर्स, नसीर साहब वगैरह को, ओमपुरी साहब वगैरह को पढ़ाते थे, उनके साथ MS सुब्बाराव जी वगैरह जो प्रोफेसर थे NSD के, बहुत पुरानी फैकल्टी की मैं बात कर रहा हूँ, वो उनके साथ मैंने वर्कशॉप्स की हैं। तो मैं बहुत लकी रहा हूँ इस मामले में कि मैंने उन सबके साथ काम किया। जितने NSD के सूर्यमन कुलशेष जी वहाँ के जूरी में होते थे, उनके साथ मैंने काम किया। बहुत सारे लोगों के साथ काम किया। उज्जैन से ही काफी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से पास आउट है। तो 2 बार नहीं हुआ था, तीसरी बार जाना था, और उस दौरान मुंबई में था 1-2 महीने के लिए ही। डर तो लगा था, पूरा डिसाइड करके आया था 3-4 महीने की व्यवस्था करके, उतने पैसे वगैरह करके, कि 1 महीने आश्रम में रहा था मुंबई में। गोविंद धाम आश्रम है एक खार में मुंबई में। तो उज्जैन में एक आश्रम है, श्री अलग धाम, अलग मेहर धाम अब है उसका नाम। तो वहां से लेटर जो मेरे गुरुजी थे उन्होंने लिख करके दिया था। तो 1 महीने वहां रहा था खार में आश्रम में, और उसके बाद में फिर 2-3 महीने की व्यवस्था थी। तो उस दौरान ही मुझे काम मिल गया था। तो काम मिल गया था तो फिर पैसे तो आ ही जाते हैं। शुरू में जब काम मिला था पहले ही शो में, तो बिल्कुल पैसे खत्म हो गए थे, तो घर से भी कोई हेल्प थी नहीं। तो मैं रहता था मुंबई में गोरेगांव में, राम मंदिर करके एक जगह है वहां, और मेरी शूटिंग होती थी, संक्रमण स्टूडियो है गोरेगांव ईस्ट में। तो मैं पैदल जाता था घर से सुबह 9 बजे की शिफ्ट में। तो कई बार 9:30-10 बजे पहुंचता था सेट पे, क्योंकि पैसे बिल्कुल खत्म हो गए थे। अब मुझे लगा कि चेक आ जाएगा, तो जैसे ही आएगा उसमें से दे दूंगा। मतलब फिर ऑटो ऑटो करके जाने लगे। तो तब तो बजट उतना था ही नहीं, तो मेन लीड शूटिंग कर रहा था मैं सीरियल में। बिंदास चल का शो था, शाहरुख खान साहब ने लॉन्च किया था उसको MMRDA ग्राउंड में। एक बिंदास इंडिया कॉन्सर्ट हुआ था, उस शो में हमारी लॉन्चिंग हुई थी। तो अब एक दिन डांटा मुझे प्रोडक्शन मैनेजर ने कि क्या रोज लेट आते हो 9-9:30। तो मैं रोने लगा। मैंने कहा मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है, तो ये ऑटो के भी, तो मैं पैदल आता हूँ इसलिए थोड़ा हो जाता हूँ लेट। तो उन्होंने फिर मुझे 5,000 रुपये दिए और एडवांस मेरी पेमेंट में से, और फिर बाकी का पेमेंट दे दिया। तो फिर वो चीजें हो गई थी। पर मैं अपना दुख बताना भी, मुझे मतलब मैं ऐसा हूँ शुरू से, मेरा ऐसा नेचर है। ये तो बहुत एक बात हो गई, ऐसी कई बातें मेरी जिंदगी में हुई है। बहुत खूब सर, ये आपकी बड़ी सिंप्लिसिटी है कि आप बता रहे हैं इतना खुल करके कि आपके पास पैसे नहीं थे। अदरवाइज आज अरे उनको बताया था मैंने, और उन्होंने मुझे दिए भी थे, तो ये बात उनको भी पता है। तो एडवांस जब उन्होंने थे। तो व्यूवर्स, आप देख रहे थे, सुन रहे थे मशहूर एक्टर संदीप आनंद जी को। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, और फ्यूचर में आप संदीप आनंद जी को किस तरीके के रोल्स में आप देखना चाहते हैं, आप कमेंट करके बताइए। और द हिलेरी टाइम्स चैनल पर आप और किन एक्टर्स का इंटरव्यू देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट करके आप हमें बताना। और साथ ही आपसे उम्मीद है कि आप अपने जो आपके लव्ड वंस हैं, आप उनके साथ यह इंटरव्यू, नॉट ओनली दिस वन मगर दूसरे इंटरव्यूज भी आप जरूर शेयर करेंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त कॉमन मैन आशीष कुमार। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।